नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष तिवारी एकेडमिक चैनल पर। इस चैनल पर हम क्लास 9th to 12th सीबीएसई स्टूडेंट्स को इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए सीरियस हो और कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो समझ लो ये चैनल आप सभी के लिए बना है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट या थोड़ा ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चंस है जो हर साल रिपीट होते हैं और जिनसे पेपर का 60 to 70% कवर होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे हमारे 1 मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। जैसे कि आपको भी पता है, इस बार क्वेश्चन पेपर में कुछ पैटर्न चेंज है। अब की बार आपके जो है 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 मार्क में जो होता है आपको एक पर्टिकुलर आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी में तो फिर भी हम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बना के लिख देते हैं, बट जो हमारे 1 मार्क वाले MCQ होते हैं उसमें हमें जो है एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए होता है, राइट। तो इसीलिए हम जो है पहले 1 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि हमारा जो छोटे छोटे 1 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं उनसे हमारे पास कोई भी गलती ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतियोगिता के बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक जिम्मेदारी तकनीकी समिति यानी कि जो टेक्निकल कमेटी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जब भी कोई कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उपकरण कर्म करने की मांग, ऑप्शन सेकंड है उपकरण व स्टोरेज की व्यवस्था करना, ऑप्शन सी है अधिकारियों की व्यवस्था करना, या मैदान की रखरखाव। तो सिंपल सी बात है, हमारी कमेटी कौन सी है? तकनीकी समिति यानी कि टेक्निकल कमेटी। तो इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब भी कोई प्रतियोगिता खत्म होती है तो प्रतियोगिता के बाद उन्हें जो है मैदान की रखरखाव करना होता है, कि हमारे मैदान में कोई भी अगर डिसऑर्डर हो गया है तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाएगा। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमारी तकनीकी कमेटी की होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? मैदान का रखरखाव करना। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः प्रेरित प्रतियोगिता का उद्देश्य है? अंतः प्रेरित प्रतियोगिता कौन सी होती है? हमारी इंट्रापर्सनल कंपटीशन। इसमें क्या होता है, हम जो है हमारे खुद को हम इम्प्रूव करते हैं किसी भी गेम के लिए। तो हम अपने आप को कब इम्प्रूव कर पाएंगे किसी भी गेम के लिए, उसका क्या मेन एम होगा, तो ये हमें बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, प्रतियोगिता के उच्चतम स्तर पर उच्च प्रदर्शन हासिल करना क्या अंतः प्रेरित का उद्देश्य है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, अन्य संस्थाओं के साथ एकीकरण की भावना विकसित करके, यानी कि दूसरों को रिस्पेक्ट करके भी जिसके साथ हमारा कंपटीशन होता है। सी ऑप्शन है हमारा, खेल में व्यवस्था चुनने का अवसर प्रदान करना, या ऑप्शन डी, संस्थान में स्वस्थ और मनोरंजन को बढ़ावा देना। इनमें से कौन से ऑप्शन की वजह से जो हमारा अंत प्रेरित प्रतियोगिता होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है, कि उसका मेन उद्देश्य होता है कि उसकी संस्थान में स्वास्थ्य और मनोरंजन को बढ़ावा देना। जब जो हमारे खिलाड़ी होते हैं वो स्वस्थ होंगे और उनका जो गेम होता है वो काफ़ी इंटरेस्टेड वाला होगा, तो क्या होगा, उनका जो अंत प्रेरित होता है, इंट्रापर्सनल होता है, उनका जो वन सेल्फ होता है वो खुद को क्या कर पाएंगे? इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि संस्थान में स्वास्थ्य होना चाहिए और मनोरंजन को बढ़ावा देना किसका उद्देश्य होता है? हमारा इंट्रापर्सनल प्रतियोगिता का उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विकृति शरीर के निचले भाग से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, हमें ऐसा डिसऑर्डर बताना है जो हमारी लोअर बॉडी से रिलेटेड नहीं है ना, इसमें हमें बताना है। तो ऑप्शंस देखेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा घुटने का टकराना, ये हमारी लोअर बॉडी से रिलेट करता है। आगे है स्काइलोसिस। ऑप्शन सी है हमारा धुनुकार टांगे, तो ये भी हमारे निचले भाग से रिलेट करता है। ऑप्शन डी है हमारा चपटा पाँव, तो ये भी हमारे निचले भाग से रिलेट करता है। इनमें से कौन सा ऐसा विकृति है, ऐसी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारा जो निचला भाग होता है वो संबंध नहीं करता है? तो हमने सारे ऑप्शन देखे, घुटने का टकराना हमारे लोअर बॉडी से है, धुनुकार टांगे हमारी लोअर बॉडी से है, चपटा पाँव भी हमारा लोअर बॉडी से है। सिर्फ स्काइलोसिस जो है वो हमारी निचले पार्ट से रिलेट नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा स्काइलोसिस। ठीक है, क्योंकि स्काइलोसिस क्या करता है, किससे रिलेट करता है? वो हमारी स्पाइन से, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, उससे रिलेट करता है। इसमें क्या होती है, हमारी जो स्पाइन होती है या तो एस शेप बना लेती है या सी शेप बना लेती है। ठीक है, और हमसे यही पूछा है कि जो हमारी निचले लोअर बॉडी से रिलेट नहीं करती है वो कौन सी बीमारी है? हमारी स्काइलोसिस। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना और कूदने का समावेश किन गतिविधियों से है। यानी कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो तेज चलना हो गया, दौड़ना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, कूदना हो गया, ये सारी इंक्लूसिव किस एक्टिविटी से रिलेट करती हैं? क्या ये तीव्र गतिविधियाँ वाली हैं, क्या शक्ति की गतिविधियाँ हैं, सहन क्षमता की गतिविधियाँ, या समन्वयात्मक गतिविधियाँ हैं?
तो जब भी हम ये सारी एक्टिविटी करते हैं, तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, कूदना, ये हमारी सहन क्षमता पे डिपेंड करता है। अगर हमारी सहन क्षमता ज़्यादा होगी तो हम ये सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सारी हमारी एक्टिविटी किन गतिविधियों से रिलेट करती है? ये हमारी सहन क्षमता की गतिविधियों से रिलेट करती है। 5th क्वेश्चन है हमारा, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सूर्य भेदन प्रणाली किस सिफारिश के लिए की जाती है? यानी कि हमें ये बताना है, सूर्य भेदन प्रणाली ये एक तरीके से योगा पोज होता है। ये हम कब करते हैं? मोटापा घटाने के लिए, उच्च रक्तचाप यानी जो बीपी होता है उसको नॉर्मल करने के लिए, अस्थमा के लिए या पेट दर्द के लिए। तो जो हमारा सूर्य भेदन होता है वो हम किसका परफॉर्म करते हैं? अस्थमा ठीक करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना, अस्थमा के लिए हम कौन सा परफॉर्म करते हैं? सूर्य भेदन प्रणाली का परफॉर्म किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित आसन की पहचान। हमें जो है कोई एक पिक्चर दी होगी, वो हमें उसमें जो है हमें पोज बताना होगा कि जो हमारा आसन है वो कौन सा आसन इसमें परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर नहीं दी हुई है, बट यहाँ पे हलासन की पिक्चर आनी थी, तो हमारा आंसर क्या होगा? हलासन। तो आपको जो है आसन के जो पोस्चर होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है आपको पिक्चर दे के पूछ लिया जाएगा कि इस आसन का आपको नाम बताना है, वो आसन आपको फिर करेक्ट गैस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमोत्तानासन की सही स्थिति कौन सी है? यानी कि ये हमें एक आसन दिया है पश्चिमोत्तानासन, इसकी हमें सही पोस्चर बतानी है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन है हमारा, क्या ये खड़े होकर आगे झुकना होता है? इसमें से खड़े होकर हम आगे की ओर झुकते हैं, या फिर बैठकर आगे झुकना होता है, पेट के बल लेटकर सिर उठाना होता है इसमें, या पीठ के बल लेटकर सिर उठाना होता है। तो जो हमारा ये आसन होता है पश्चिमोत्तानासन, इसमें जो है हम ऐसे बैठकर जो है हम अपने आप को आगे की ओर झुकाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो हमारा आसन है पश्चिमोत्तानासन, इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं? इसको हम बैठकर आगे झुककर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखो अब जो है हमारे एमसीक्यू तो खत्म हो चुके हैं, बट अब हमें ये बताना है कि हमें एक एजर्शन दिया होगा जिसको हिंदी में हम कथन बोलते हैं, ठीक है, और एक हमें जो है उसका रीज़न दिया होगा कि जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है उसका ये रीज़न सही है या नहीं है, वो हमें बताना होता है, जिसे हम एजर्शन एंड रीजनिंग बोलते हैं। तो एजर्शन हमें दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के वर्गीकरण प्रक्रिया विकसित की है जिससे सभी खिलाड़ियों को समान अवसर मिल सके। ये हमारा सेंटेंस है, इसका हमें ये बताने कि जो नीचे रीज़न दिया हुआ है वो सही है या नहीं है। तो रीज़न में क्या दिया हुआ है? वर्गीकरण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? पात्रता तय करना और खिलाड़ियों को प्रतियोगिता हेतु समूह में बांटना। तो हाँ, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति होती है उसमें वर्गीकरण प्रक्रिया की किस लिए विकसित किया गया था? ताकि सभी खिलाड़ियों को समान अवसर मिल सके, ठीक है। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्गीकरण का मेन उद्देश्य ये होता है कि जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनको प्रतियोगिता में सही समूह में बांटना होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या है कि हमारे दोनों सही हैं, कथन भी हमारा सही है और हमारा कारण भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि हमारे दोनों एजर्शन भी ठीक है और रीजनिंग भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाधिर ओलंपिक यानी कि जो डीफ ओलंपिक होता है उसमें लोगों के 4 क्षेत्रीय महासंघों की प्रतिनिधित्व करने वाले रंग कौन से होते हैं? यानी कि डीफ ओलंपिक में जो 4 कलर्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन से कलर होते हैं? वो सही सीरीज़ में भी हमें बताने, ठीक है। ऑप्शन है हमारा लाल, नीला, काला, पीला, या नीला फिर पीला फिर काला फिर लाल, या ऑप्शन सी लाल, नीला, पीला फिर हरा, या ऑप्शन डी नीला, काला, लाल और पीला। इसमें से डीफ ओलंपिक के प्रतिनिधित्व को बताने वाले कौन से रंग हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। पहले हमारा रेड कलर होता है, लाल कलर होता है, रेड के बाद हमारा ब्लू कलर होता है, देन हमारा येलो कलर होता है, येलो के बाद लास्ट में हमारा ग्रीन कलर आता है, ठीक है। तो ये सीरीज़ भी आपको याद होनी चाहिए कि डीफ ओलंपिक में जो 4 क्षेत्रीय महासंघों का प्रतिनिधित्व कौन से कलर करते हैं? वो ये करते हैं लाल, नीला, पीला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का वैज्ञानिक नेम, यानी कि हमें विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो बताना है। तो हमारे विटामिन सी का वैज्ञानिक नेम क्या होता है? वो होता है हमारा ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब हमारा दोनों कथन दिए हुए हैं एजर्शन और रीजनिंग का, हमें ये बताना है कि ये जो एजर्शन है यानी कि जो सेंटेंस है उसका रीज़न सही है या नहीं है, वो हमें बताना है। तो कथन देख लेते हैं हमारा, रंग बिरंगी सब्जियां और फल खाने से कैंसर का खतरा कम होता है। ये हमें सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। आगे कारण है हमें, आहार के गैर पोषक तत्व संतुलित आहार का हिस्सा है। क्या ये रिलेट कर रहे हैं? देखो दोनों बात तो सही है कि कैंसर खत्म करने के लिए हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, रंग बिरंगी सब्जियां जो होती है वो खानी चाहिए, फल खाने से हमारा जो कैंसर होता है वो कम हो जाता है, ये सेंटेंस ठीक है। रीज़न हमें दिया हुआ है, आहार के गैर पोषक तत्व संतुलित आहार का हिस्सा है, यानी कि जो गैर पोषक तत्व होते हैं वो हमारे आहार संतुलित आहार का हिस्सा है, ये सेंटेंस भी ठीक है। बट ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं कि जो हमें कथन दिया हुआ उसका रीज़न जो है वो गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कि दोनों सेंटेंस तो ठीक है लेकिन कारण उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, किस प्रशिक्षण में अंक प्रारंभिक और अंतिम स्कोर के बीच सेंटीमीटर तक दर्ज किया जाता है? यानी कि हमें एक ऐसा गेम बताना है या कहें एक ऐसा टेस्ट बताना है जिसमें जो स्कोरिंग की जाती है वो शुरू से लेकर एंड तक सेंटीमीटर में की जाती है। तो वो हमारा कौन सा प्रशिक्षण है? वो है हमारा सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सूची 1 जो है हमें फैक्चर का प्रकार दी हुई है, सूची 2 में हमें उसकी विशेषताएं दी हुई हैं, इनका हमें सही मिलान करना है। तो सबसे पहला है हमारा ट्रांसवर्स, फिर है हमारा ऑब्लिक, ऑप्शन सी है हमारा ग्रीन स्ट्रिक एंड ऑप्शन डी है हमारा कम्युनेटेड। ठीक है, इनको हम सही से मिलान करेंगे। तो सही से मिलान करने में क्या करेंगे, जो हमारा ट्रांसवर्स है वो कौन सी हड्डी से रिलेट करता है, वो नर्म हड्डी मुड़ना होता है। ठीक है, ये जो ट्रांसवर्स होता है इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारी जो हड्डी होती है वो मुड़ जाती है, नर्म होती है लेकिन। ठीक है, और जो हमारा ऑब्लिक होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, सीधी हड्डी का टूटना। तो ऑब्लिक को इसको कहते हैं। ऑब्लिक जो फ्रैक्चर होता है वो कब होता है, जब हमारी जो सीधी हड्डी होती है तब टूट जाती है, उसको हम ऑब्लिक बोलते हैं। और वहीं ग्रीन स्ट्रिक क्या होता है, ग्रीन स्ट्रिक में क्या होता है, जब हमारी हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है तो हमारा ग्रीन स्ट्रिक होता है। ठीक है, तो यानी ट्रांसवर्स, तो देखो ट्रांसवर्स हमारा कब होता है, ट्रांसवर्स हमारे नर्म हड्डी का मुड़ने पर हम ट्रांसवर्स कहते हैं उसको। ऑब्लिक क्या होता है, ऑब्लिक हमारा होता है जब हमारी सीधी हड्डी टूट जाती है, तो ये हमारा ऑब्लिक होता है। ठीक है, और ऐसे ही जो ग्रीन स्ट्रिक होता है, ऐसे ही जो हमारी ग्रीन स्ट्रिक होती है वो कब होती है, वो हमारा फ्रैक्चर होता है जब हमारी हड्डी कई प्रकार में टूट जाती है। और कम्युनिटेड हमारा जब होता है जब हमारी हड्डी तिरछी, जो हमारी हड्डी होती है वो तिरछी टूट जाती है। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही मैचअप करता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है कि फर्स्ट का हमारा ऑप्शन मिलेगा थर्ड से। ट्रांसवर्स क्या होता है, नर्म हड्डी का मुड़ना, एक। ठीक है, फिर फोर्थ हमारा ऑब्लिक यानी कि नर्म हड्डी, फिर है हमारा ऑब्लिक यानी कि हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाना, ये भी ठीक है। आगे है ग्रीन स्ट्रिक, क्या ग्रीन स्ट्रिक का मतलब सीधी हड्डी टूटना होता है, नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा रिलेट नहीं करता। ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है ए का थर्ड, तो ऑप्शन डी बी देखो इसमें दिया हुआ है। ट्रांसवर्स क्या होता है, नर्म हड्डी का मुड़ना, ठीक है। फिर फर्स्ट से यानी कि ऑब्लिक क्या होता है, सीधी हड्डी का मुड़ना, ये भी ठीक है। अब ग्रीन स्ट्रिक क्या होता है, ग्रीन स्ट्रिक होता है हमारा हड्डी कई प्रकार में टूट जाना। और कम्युनेटेड क्या होता है, हमारा सेकंड यानी कि हड्डी तिरछी मुड़ना। तो यानी कि ऑप्शन बी में हमें जो है करेक्ट मैचअप्स दिए हुए हैं इसके। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्फ की गेंद तब तक स्थिर रहती है जब तक उसे क्लब से नहीं मारा जाता। यानी कि जो गोल्फ की गेंद होती है वो तब तक अपने मोशन में रहती है जब तक उससे जो हमारा क्लब होता है या कहीं जो उस पर कोई आउटसाइड का मोशन नहीं लगता है, फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है, ये है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। इन हिंदी इसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, तो जो हमारी गेंद होती है वो तब तक स्थिर रहती है जब तक उससे गल्फ से नहीं मारा जाएगा। और ये कौन सा नियम होता है, जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही रेस्ट पे या कहीं अपनी ही मोशन में रहेगी जब तक उससे कोई आउटसाइड फोर्स से नहीं लगती है। अब फिर से हमें मैचअप करना है। फर्स्ट हमारी सूची में क्या दिया हुआ है, व्यक्तित्व के बिग 5 गुण। ठीक है, बिग 5 गुण दिए हुए हैं और वहीं उसकी विशेषताएं दी हुई हैं, इनका हमें मिलान करना। तो फर्स्ट है हमारा ओपननेस, सेकंड है हमारा एक्सट्रोवर्जन, ऑप्शन सी है हमारा न्यूरोटिज्म एंड ऑप्शन डी है हमारा एग्रीएबलनेस। तो ये हमें मिलान करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ओपननेस कब होती है, ओपननेस कब होती है उसकी विशेषताएं हमें बतानी है। ओपननेस हमारी होती है असुरक्षित, जब हम चिंतित होते हैं। ठीक है, और वही सेकंड ऑप्शन है हमारा एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन कब होते हैं, रचनात्मक होते हैं, जिज्ञासु, इसकी विशेषताएं होती हैं। और वहीं ऑप्शन सी है हमारा न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म की विशेषताएं क्या होती है, न्यूरोटिज्म की विशेषता ये होती है कि ये सक्रिय होती है, आशावादी होती है, होप इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, सोशलाइजेशन इसमें होता है, सामाजिक होता है। ऑप्शन डी है हमारा एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस में क्या होता है कि इसमें जो है फ्रेंडशिपनेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई जाती है, हेल्पफुल नेचर का इसमें होता है, भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी ये लोग होते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ओपननेस हमारी क्या होती है, ये ऑप्शन हमारी जो होती है सुरक्षित होती है, चिंतित होती है। और एक्सट्रोवर्जन क्या होती है हमारी, एक्सट्रोवर्जन रचनात्मक होती है, जिज्ञासु वाले लोग होते हैं। न्यूरोटिज्म क्या होती है, न्यूरोटिज्म में हमें सक्रिय देखने को मिलती है, होप देखने को मिलता है, सोशलाइजेशन देखने को मिलता है। एग्रीएबलनेस में हमें फ्रेंडशिप देखने को मिलती है, हेल्पनेस देखने को मिलती है और ट्रस्टवर्दी लोग देखने को मिलते हैं। अब आगे हमारा फिलअप है, इसमें हमें बताना कि डैश का अर्थ है व्यक्ति का स्वयं के प्रति मूल्यांकन या दृष्टिकोण करना। यानी कि जब हम खुद को एनालाइज करते हैं, खुद का इवोल्यूशन करते हैं, तो वो क्या किसका अर्थ है, वो क्या मानसिक कल्पना का है, आत्मसम्मान का है, आत्मवर्ता का है या लक्ष्य निर्धारण का है। तो जब हम खुद के प्रति मूल्यांकन करते हैं, खुद का दृष्टिकोण करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, आत्मसम्मान को दिखाता है, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाता है। हम सेल्फ रिस्पेक्ट कब करते हैं, जब हम खुद के बारे में जानते हैं कि हमें कितना आता है, हम खुद को इवेल्युएट जब करते हैं तो हमारी आत्मसम्मान हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का क्या अर्थ होता है कि व्यक्ति जब खुद को मूल्यांकन करता है, खुद का दृष्टिकोण देखता है, तो वो हमारा क्या होता है, आत्मसम्मान होता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, स्वीडिश शब्द स्पीड प्ले किस नाम से जाना जाता है। हमें ये बताना है, स्पीड प्ले एक स्वीडिश शब्द है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्या फाटले प्रशिक्षण से, इंटरवल विधि से, तत्व विधि से या गतिविधि से। तो ये आपको याद रखना है कि जो स्पीड प्ले है स्वीडिश नेम है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम फाटलेक प्रशिक्षण के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि जो स्पीड प्ले है वो उसको हम फाटलेक प्रशिक्षण के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के व्यायाम में गति सीधे दिखाई नहीं देती? यानी कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, ऐसे कोई एक्सरसाइज हमें बतानी है जिसमें जो फोर्स लगता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, बट लगता तो है। जैसे कि दीवार होगी, यहाँ पे अब जब दीवार को पुश करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें जो है वो फोर्स दिखाई नहीं देगी बट फोर्स लग रही होगी। तो ऐसी हमें कोई उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं वो हमें बताना है। एक्टिविटी हमारी कैसी होती है, क्या वो आइसोटोनिक होती है, आइसोकाइनेटिक होती है, आइसोमेट्रिक होती है, या फिर कहें प्लायोमेट्रिक होती है? तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें जो फोर्स होती है वो सीधी दिखाई नहीं देती, वो कौन सी एक्टिविटी होती है हमारी? वो एक्टिविटी होती है हमारी आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आइसोमेट्रिक। एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें जो फोर्स लगता तो है बट डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं देता है। टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? टूर्नामेंट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आगे हमें बताना है जो लीग टूर्नामेंट होता है उसका दूसरा नाम कौन सा होता है? लीग टूर्नामेंट का हमारा दूसरा नाम क्या होता है? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। देखो, अब क्वेश्चन है हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट में हारने वाली टीम का क्या होता है? नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि अगर एक टीम एक बार हार जाती है वो गेम से ही बाहर हो जाती है। तो इसमें हमसे यही पूछा है, नॉकआउट टूर्नामेंट में हारने वाली टीम का क्या होता है? वो क्या पुनः मौका मिलता है, उसको दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलता, बाहर हो जाती है? बिल्कुल। फाइनल खेलती है? नहीं खेलती। सेमीफाइनल में जाती है? नहीं। नॉकआउट टूर्नामेंट में एक बार जो टीम हार गई वो गेम से डायरेक्ट बाहर हो जाती है। आगे क्वेश्चन है, शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व कौन सा है? जो हमारी बॉडी को रिकवरी करते हैं, जो हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं, वो कौन सा पोषक तत्व, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है? वो है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर को वापस से रिकवर करता है, उसमें निर्माण करने में, शरीर का निर्माण करने में हेल्प कौन सा करता है? वो होता है हमारा प्रोटीन। आगे है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो उसके लिए हमें कौन सा न्यूट्रिशन अपनाना चाहिए? वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी यानी कि जो सनलाइट होती है या फिर कहीं जो विटामिन डी अगर हम लोग नहीं लेंगे तो उससे हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? वो होगी हमारी रिकेट्स। आगे क्वेश्चन है, अनुलोम विलोम किस प्रकार का अभ्यास है? अनुलोम विलोम किस प्रकार का? आसन करना होता है इसमें? नहीं। क्या प्राणायाम करना होता है इसमें? हाँ। ध्यान लगाना होता है अनुलोम विलोम में? नहीं। मुद्रा करनी होती है इसमें कोई? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हमारा अनुलोम विलोम होता है वो किस प्रकार का आसन है? वो हमारा प्राणायाम का आसन है। आगे है हमारा, मधुमेह रोग के लिए कौन सा आसन लाभदायक होता है? मधुमेह को क्या होता है, यानी कि जो डायबिटीज़ होती है उसको ठीक करने के लिए हमें कौन सा आसन अपनाना चाहिए? वो है हमारा, डायबिटीज़ को कम करने के लिए हमें कौन सा आसन अपनाना चाहिए? वो है हमारा मुंडका आसन। आगे क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विमेंस में अगर हमें आयरन की कमी देखने को मिलती है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन होता है, तो उसके लिए महिलाओं में कौन सी बीमारी हो जाती है? क्या वो मधुमेह, डायबिटीज़ हो जाती है, मोटापा उनमें आ जाता है, थायराइड हो जाता है? नहीं, इन तीनों में से नहीं। महिलाओं में जब हमें एनीमिया देखने को मिलता है, जब महिलाओं में आयरन की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? प्रेरणा 1 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 3 की होती है, 4 की होती है? तो हम सब जानते हैं जो मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक हमारी इनसाइड होती है जो हम अपने खुद से मोटिवेट होते हैं, और एक हमारी आउटसाइड होती है जो हम बाहर से किसी भी चीज़ को देख के जब मोटिवेट होते हैं, वो हमारी आउटसाइड की मोटिवेशन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। हमारी जो प्रेरणा होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक हमारी आंतरिक होती है, एक बाहरी होती है। आगे है, वार्म अप का उद्देश्य क्या होता है? वार्म अप करने से क्या हो जाता है? शरीर थक जाता है? नहीं। शरीर को तैयार करना होता है? बिल्कुल। क्या आराम देना होता है? नहीं। खेल समाप्त करना होता है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शरीर को तैयार करना किसका काम होता है? वार्म अप का। आगे हमें बताना है, शक्ति जो स्ट्रेंथ होती है वो कितने प्रकार की होती है? स्ट्रेंथ हमारी 3 टाइप की होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिक्सचर बनाने की सीढ़ी विधि किस टूर्नामेंट में प्रयोग की जाती है? यानी कि जब हम फिक्सचर बनाते हैं तो उसमें सीढ़ी यानी कि जो लेडर होती है उसकी मदद से हम जो है फिक्सचर इजी वे में बना पाते हैं। वो कौन सा टूर्नामेंट होती है? वो होती है हमारी नॉकआउट टूर्नामेंट में हम क्या करते हैं? सीढ़ी विधि का प्रयोग करके फिक्सचर तैयार करते हैं। अब आगे है, बाई किस में दी जाती है? बाई किस में दी जाती है? क्या लीग टूर्नामेंट में दी जाती है? बिल्कुल नहीं दी जाती। नॉकआउट टूर्नामेंट में दी जाती है? हाँ। सर्कुलर में दी जाती है या फिर त्रिकोणीय में दी जाती है? तो बाई हमें याद रखना पड़ेगा, बाई हमें किस टूर्नामेंट में देनी होती है? वो हमें नॉकआउट टूर्नामेंट में देनी होती है। आगे है हमारा, संतुलित आहार कितने प्रमुख पोषक तत्व होते हैं? जो हमारी बैलेंस डाइट होती है उसमें मेन हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? वो हमारे मेन पोषक तत्व 6 होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हमारे संतुलित आहार में कितने पोषक तत्व होते हैं? मेन 6। आगे है, सकरवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखो, सकरवी रोग जो होती है वो हमारी किस बीमारी के कारण होती है? वो हमारी होती है, सकरवी रोग हमारा होता है विटामिन सी के कारण। ठीक। बीएमआई, बीएमआई के पूरा नाम क्या होता है? बीएमआई के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें वो होता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे है हमारा, ताड़ासन किस प्रकार का योग है? ताड़ासन क्या प्राणायाम से होता है? नहीं। आसन है ताड़ासन? बिल्कुल। मुद्रा है? नहीं। ध्यान है? नहीं। तो जैसे कि नाम से भी पता चला ताड़ आसन, तो ये किस प्रकार का प्रयोग योग है? ये है हमारा आसन का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ताड़ासन हमारा किस प्रकार का है? आसन का है। आगे है, तनाव कम करने में
कौन सहायक होता है, यानी कि जो स्ट्रेस होता है, अगर हमें स्ट्रेस को कम करना है तो उसके लिए हमें क्या परफॉर्म करना चाहिए वो हमें बताना है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए क्या? बिल्कुल प्राणायाम करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा माइंडफुलनेस एक तरीके से हो जाता है और हमारा मन शांत हो जाता है और स्ट्रेस कम हो जाता है। तो इसका आंसर हमें डायरेक्ट मिल चुका है कि स्ट्रेस अगर हमें कम करना है, स्ट्रेस कम करने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। आगे है, महिला खिलाड़ियों में मासिक धर्म की अनियमितता किस कारण हो सकती है, यानी कि जो एथलीट्स, लेडी एथलीट्स होती हैं, उसमें जो हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिलती है, वो उसमें अगर हमें कोई इम्बैलेंस देखने को मिलता है, वो किस कारण से देखने को मिलता है? क्या जब वो संतुलित आहार लेती हैं तब? बिल्कुल नहीं, संतुलित आहार लेंगी तो हेल्दी रहेंगी। नियमित व्यायाम करने से नहीं, अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करेंगी तो उसकी वजह से तो मासिक धर्म पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अत्यधिक प्रशिक्षण करने से, बिल्कुल, अगर वो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ से ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगी तो उसकी वजह से उनका जो मासिक धर्म होता है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है। आगे है, आत्मविश्वास किस प्रकार की प्रेरणा से जुड़ा हुआ है? आत्मविश्वास, जैसे कि हमें नेम से ही पता चल रहा है, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम अंदर से कॉन्फिडेंस होगी, जब हमें इंटरनल हम मोटिवेट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो आत्मविश्वास है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो यही हमसे पूछा है कि आत्मविश्वास की जो प्रेरणा है वो किससे जुड़ी हुई है? वो हमारी आंतरिक प्रेरणा से जुड़ी हुई। आगे है, लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम करना चाहिए? अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी की इंक्रीज़ करनी है तो उसके लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्या हमें पुशअप्स करने चाहिए? नहीं, इससे तो स्ट्रेंथ बनेगी। स्प्रिंट करनी चाहिए? नहीं। भारोत्तोलन करना चाहिए? इससे तो वेट गेन, यानी कि स्ट्रेंथ, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, एंड्योरेंस होती है, वो हमारी इंक्रीज़ होगी। स्ट्रेचिंग करने से क्या होगी? हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हमें हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करनी है, लचीलापन बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें स्ट्रेचिंग करना चाहिए। आगे है, वार्म अप के बाद क्या करना चाहिए? वार्म अप, जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? वार्म अप। और वार्म अप के बाद हमें क्या करना चाहिए? क्या तुरंत खेल बंद कर देना चाहिए? नहीं, वार्म अप तो किया, उसके बाद तो हमारा मेन गेम शुरू होगा ना। तो वार्म अप के बाद हमें क्या करना चाहिए? मुख्य गतिविधि करनी चाहिए। आराम नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वार्म अप के बाद क्या करें? मुख्य गतिविधि। कूल डाउन का उद्देश्य क्या होता है? इसमें देखो, हम जब भी कोई एक्सरसाइज, जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमें 3 स्टेजेस को फॉलो करना मेन रहता है। पहला हमारा वार्म अप होता है, उसके बाद हमारी मेन एक्सरसाइज होती है, उसके बाद हमारा कूल डाउन करना होता है हमें बॉडी को। वार्म अप में क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो एनर्जी आ जाती है उसमें, ताकि हम जो हमारा मेन वर्क होता है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। और मेन वर्क करने के बाद हमें जो है हमारी बॉडी को कूल डाउन करना होता है, जिसकी वजह से हमारी जो शरीर है वो हमारा जो रेस्ट मोशन होता है उसमें आ जाता है। ठीक है, सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि कूल डाउन का मेन उद्देश्य क्या होता है? कूल डाउन का मेन उद्देश्य ये होता है कि वो शरीर को सामान्य व्यवस्था में ले आता है। ठीक है, जो हमारी नॉर्मल स्टेज होती है बॉडी की, नॉर्मल जो हम रहते हैं, रेस्ट पे ले आते हैं हमारी बॉडी को कौन? कूल डाउन। ठीक है, आगे है, स्पीड किस प्रकार की फिटनेस है? स्पीड हमारी जो फिटनेस है वो क्या स्वास्थ्य से संबंधित है? नहीं। कौशल से संबंधित है, मानसिक से संबंधित है, सामाजिक से। अब देखो, किसी भी चीज़ की अगर हमें स्पीड इंक्रीज करनी होती है, चाहे वो रनिंग की बात करें, चाहे किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की बात करें, वो स्पीड हमारी तभी इंक्रीज होती है जब हम उसमें कौशल संबंधित होती है। यानी कि जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं स्पीड किस प्रकार की फिटनेस है, वो हमारी कौशल संबंधित है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्पीड हमारी कौशल संबंधित फिटनेस है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक जो खेल होते हैं वो हमारे हर 4 साल बाद परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिले दौड़ में कितने खिलाड़ी होते हैं? जैसे कि क्रिकेट में टोटल कितने प्लेयर होते हैं? हमें सबको पता है क्रिकेट में टोटल 11 लोग होते हैं। ऐसे ही जो रिले रेस होती है, रिले रेस में कितने लोग होते हैं? रिले रेस में टोटल 4 लोग होते हैं, हर स्टेज पे 4 खड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिले रेस में कितने खिलाड़ी होते हैं? रिले रेस में 4 खिलाड़ी होते हैं। आगे है हमारा, रक्तचाप मापने की मशीन क्या कहलाती है? जो हमारा रक्तचाप होता है, यानी कि जो बीपी होता है, उसको अगर हमें मेज़र करना होता है तो उसकी जो मशीन होती है। आगे क्वेश्चन है हमारा, चोट लगने पर तुरंत कौन सी विधि अपनानी चाहिए? चोट जब हमें लग जाती है तो उसके लिए हमें कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए होता है, वो होता है हमारा राइस। ठीक है, राइस की फुल फॉर्म क्या होती है? RICE। राइस की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? ये होती है हमारी रेस्ट, ये आइस, ये हमारा कंप्रेशन होता है और ये हमारा एलिवेशन होता है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। किसी भी कहीं पर भी अगर हमें चोट लग जाती है तो उसका इंस्टेंट हमें सोल्यूशन क्या अपनाना चाहिए? राइस। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है कि राइस में R का मतलब क्या होता है? राइस में हमारा RICE होता है। ठीक है, तो R का मतलब क्या होता है? रेस्ट, तो ऑप्शन बी। और आइस का मतलब, आई से हमारा आइस होता है, सी से हमारा कंप्रेशन होता है और ई से हमारा एलिवेशन होता है। क्वेश्चन में हमसे अभी सिर्फ R का मतलब पूछा है, R का मतलब होता है रेस्ट। मोटापा किस कारण से बढ़ता है, या जो वेट गेन होता है, या कि जो हमारा मोटापा होता है, जिसको हम इंग्लिश में हम ओबेसिटी कहते हैं, वो किस कारण से बढ़ जाती है? वो हमारी बढ़ जाती है क्या बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेने से? बिल्कुल नहीं। नियमित व्यायाम करने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमें मोटापा आएगा? बिल्कुल भी नहीं। अधिक कैलोरी सेवन से, क्या हमारी बॉडी में जितनी हमें स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा अगर हम कैलोरी बर्न करेंगे, कैलोरी हम गेन करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारा मोटापा बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मोटापे का सबसे पहला कारण क्या है?
अधिक कैलोरी सेवन। ये है खेलों में नेतृत्व का प्रमुख गुण क्या है। खेलों में नेतृत्व यानी कि जो हमारा रेगुलेशन होता है उसमें खेल का मुख्य गुण क्या होता है, आलस्य होना, निर्णय क्षमता होना, डर, गुस्सा। तो यानी कि देखो किसी भी गेम को अगर हमें जीतना है या कहीं उस पर फोकस रखना है उसके लिए हमें निर्णय क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, आगे है सर्किट ट्रेनिंग किसके विकास में सहायक है। यानी कि जब हम सर्किट ट्रेनिंग करते हैं तो उससे क्या डेवलप होता है, केवल शक्ति इसमें डेवलप होती है, बिल्कुल नहीं। क्या लचीलापन इसमें डेवलप होता है, नहीं। इसमें शक्ति और सहन शक्ति दोनों डेवलप होती है। हमारी जो शक्ति होती है वो भी इसमें इंक्रीज होती है, जो हमारी एंड्योरेंस होती है, जो सहन शक्ति होती है वो भी इसमें इंक्रीज हो जाती है। किसमें, सर्किट ट्रेनिंग पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो हमारी सर्किट ट्रेनिंग है उसकी वजह से क्या विकसित होता है, हमारी शक्ति और सहन शक्ति। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है। बेरी बेरी हमारा नाम से याद रखो, बेरी में क्या आ रहा है, बी। तो बेरी बेरी हमारा बी, विटामिन बी की कमी से हमारा कौन सा रोग हो जाता है, वो होता है हमारा बेरी बेरी, हमारी विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। आगे है खेलों में डोपिंग का संबंध किससे है। खेलों में जो हमें डोपिंग देखने को मिलता है उसका मेन रिलेशन किससे होता है, संतुलित आहार से, नहीं। किसी भी बीमारी में अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो वो कोई भी बीमारी हमें होने नहीं देगा। तो अगर क्वेश्चन में हमसे बीमारी के बारे में पूछा और ऑप्शन में संतुलित आहार दिया है तो वो बिल्कुल आंसर नहीं होगा उसका। ठीक है, तो अब दूसरा है हमारा अवैध दवाइयों का उपयोग करने से, बिल्कुल। अगर हम जो है अलग दवाई लेंगे या कहीं अवैध दवाइयाँ लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, खेलों में हमें डोपिंग देखने को मिलती है। आंसर मिल गया है हमें कि जो खेलों में डोपिंग होती है वो किससे रिलेट करती है, अवैध दवाइयों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। यानी कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो स्राव किस ग्रंथि से होते हैं, यानी कि उनका जो स्क्रीशन होता है, रिलीज होते हैं, वो किस ग्लैंड से स्क्रीज होते हैं। जो हार्मोन्स का स्क्रीशन होता है बच्चों, वो हमारे कौन सी ग्लैंड से होता है, वो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, जिसको हिंदी में हम अंतस्राविक ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, आगे है प्रतिक्रिया समय यानी कि रिएक्शन टाइम किससे संबंध है। क्या वो हमारी सहन शक्ति से है। हम किसी भी एक्टिविटी का जो रिएक्ट करते हैं वो हमारा रिएक्शन टाइम की, कब हम रिएक्ट करते हैं वो किससे रिलेट करता है, वो हमारे मोटापे से रिलेट करता है, नहीं। कौशल फिटनेस से, हमें कितनी प्रैक्टिस से रिएक्ट करने की उससे संबंध है, बिल्कुल। क्या लचीलापन, हमें हमारे अंदर कितना फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारी रिएक्शन टाइम डिसाइड करता है, बिल्कुल नहीं। सहन शक्ति, हमारी कितनी एंड्योरेंस है वो डिसाइड करती है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्शन टाइम जो होता है हमारा वो किससे संबंध है, वो हमारी कौशल फिटनेस से संबंध है। आगे है श्वसन दर बढ़ाने वाला व्यायाम कौन सा है। श्वसन दर यानी कि अगर हमें हमारी रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ करना है, रेस्पिरेशन को अच्छा करना है, तो उसके लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या हमें ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान लगाने से हमारा रेस्पिरेशन अच्छा होगा, ये तो रिलेट ही नहीं कर रहा है। प्राणायाम करने से हमारा रेस्पिरेशन अच्छा होगा, बिल्कुल भी नहीं। प्राणायाम करने से हमारा स्ट्रेस कम होता है। दौड़ करने से हमारा रेस्पिरेशन अच्छा होगा, बिल्कुल। दौड़ करने से क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें थोड़ी हमें इंक्रीज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारा श्वसन दर होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर हमें हमारा श्वसन दर बढ़ाना है तो उसके लिए कौन सा व्यायाम करना चाहिए, वो है हमारा दौड़ यानी कि रनिंग। आगे है सूर्य नमस्कार कुल कितने चरण में होता है। यानी कि सूर्य नमस्कार जो हमारा आसन होता है उसको परफॉर्म करने के लिए कितने स्टेजेस होते हैं। तो सूर्य नमस्कार करने के टोटल 12 चरण होते हैं। ठीक है, कैसे 12 होते हैं, 6 हमें पहले परफॉर्म करने होते हैं और 6 ही हमें ख़त्म करने के लिए, सूर्य नमस्कार ख़त्म करने में करने होते हैं। क्योंकि जो हमारा सूर्य नमस्कार होता है ना, जिस पोजीशन में हम स्टार्ट करते हैं उसी पोजीशन में हमें ख़त्म करना होता है। तो 6 पहले करते हैं, 6 बाद में करते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 6 6 12। तो सूर्य नमस्कार करने में कितने चरण आ गए, हमारे 12। आगे क्वेश्चन है खेल भावना यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप का अर्थ क्या होता है। स्पोर्ट्समैनशिप का अर्थ क्या होता है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, अच्छी दोस्ती निभाना। जो हमारी फ्रेंडशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि हमें सॉरी नहीं बोलना चाहिए, थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ये रूल्स ही तो है ना हमारी फ्रेंडशिप के। तो ऐसे ही हमें स्पोर्ट्समैनशिप का अर्थ बताना है। तो सिंपल सी बात है, जब फ्रेंडशिप का मतलब हुआ कि जो फ्रेंडशिप के नियम होते हैं या कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं उनका निभाना। तो स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब क्या होगा, नियमों का पालन करना। ठीक है, तो इसमें हमसे यही पूछा है खेल भावना यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप का अर्थ क्या होता है, वो होता है हमारा नियमों का पालन करना और सम्मान करना, हमारा स्पोर्ट्समैनशिप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिक अभ्यास से होने वाली चोट को क्या कहते हैं। जब हम ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, ओवर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो चोट आती है उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्चर कहते हैं, बिल्कुल नहीं। मोच आना कहते हैं, नहीं। ओवर यूज एनर्जी कहते हैं, यस। जितनी हमारी बॉडी को, जितनी हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए, अगर हम उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी यूज़ होगी ना। तो अधिक अभ्यास से हमें जो चोट लगती है उसको क्या कहते हैं, ओवर यूज एनर्जी कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक अभ्यास से होने वाली चोट ओवर यूज कहलाती है। आगे है मानसिक तनाव कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, स्ट्रेस कम करने के लिए हमें कौन सा आसन अपनाना चाहिए, वो है हमारा प्राणायाम। ठीक है, ऐसे ही मानसिक तनाव जो होता है हमारा, यानी कि जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शंस देखो, नशा करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। योग और ध्यान लगाना चाहिए, यस। योग और ध्यान लगाने से क्या होगा, इसका सीधा असर हमारी मेंटल हेल्थ यानी कि हमारी मानसिक पर पड़ेगा।
देर रात तक जगना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें जंक फूड खाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो चारों ऑप्शंस देख के भी आप आंसर पता कर सकते हो कि जनरली क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हमसे इसमें पूछा है कि मानसिक तनाव कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? योग और ध्यान लगाना चाहिए, ठीक। तो बच्चों ये हमने जो है 1 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे जो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो अब तक तो हमने जो है हमारे 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं 1 मार्क वाले, जिसका आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे इजीली। और इनमें से आप जो है ये छोटे छोटे नंबर आप बिल्कुल नहीं गंवाने वाले हैं अपने पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारे 2 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि बच्चों क्या होता है हमारा जो पेपर है वो थोड़े थोड़े नंबर से मिलकर पूरा स्कोरिंग होता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ बड़े नंबर वाले पे ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमारे जो ये छोटे छोटे नंबर वाले हो गए, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, इन पे भी ज़्यादा फोकस रखना है ताकि हम हमारे पेपर में एक भी मार्क्स कहीं पे भी गवा ना दें, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या करा है, आज की वीडियो में हमने 1 मार्क वाले क्वेश्चन करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं हमारी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग विद 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।